इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खान विभाग की आज समीक्षा बैठक होनी है। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोपहर 1 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इसमें शामिल रहेंगे। हालांकि विभाग के अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सीएमआर में यह बैठक आयोजित होगी। परीक्षा आयोजन को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा और फैसला किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, ये 2 अहम बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री इनमें मौजूद रहेंगे। एक बैठक में खान विभाग और उसके अधिकारी शामिल रहेंगे। दूसरी बैठक में शिक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, इन 2 मीटिंग्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं। आप बिल्कुल आरजू, देखिए पहली जो मीटिंग होनी है 12:30 बजे वो उच्च शिक्षा विभाग की होनी है और इसमें उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर निर्णय होना है। जिस तरीके से संशय बना हुआ है लाखों अभ्यर्थियों में, क्योंकि तकरीबन जो है वो 20 लाख परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में। स्कूल शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर, बोर्ड परीक्षा जो है उनको लेकर पिछले दिनों निर्णय ले लिया गया, लेकिन उच्च शिक्षा की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर संशय अभी भी कायम है। तो उस पर आज अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा कि ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी। फाइनल ईयर की परीक्षाएं होना लगभग तय है, इसके संकेत पहले ही दे दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं और प्रीवियस की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी या नहीं होंगी। क्या छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या फिर, क्योंकि अब संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक थम चुकी है, तो क्या परीक्षाएं जो है वो आयोजित करवाई जाएंगी। तो इस पर आज ये महत्वपूर्ण निर्णय जो होना है। और पिछले दिनों एक कमेटी बनाई गई थी परीक्षाओं पर निर्णय के लिए। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर देव स्वरूप, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप चुकी है। तो उस पर आज जो है अंतिम मुहर मुख्यमंत्री की लगने वाली है। दूसरी जो बैठक होनी है वो खान विभाग की है। दोपहर 1 बजे ये बैठक प्रस्तावित की गई है और इसमें खान विभाग की जितनी भी गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उन सभी को लेकर समीक्षा की जानी है। खासतौर से बजरी खनन का जो है वो बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों जो है सरकार ने जिस तरीके से बजरी खनन के कुछ ब्लॉक जो है वो आवंटित किए थे, उसकी अनुमति मिली थी, तो उसके बाद क्या उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और भी जो खान विभाग की जो योजनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा करेंगे और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। तो 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज ये सीएमआर में होने वाली है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। एक खान विभाग की बैठक होगी, दूसरी शिक्षा विभाग को लेकर होगी और दोनों की अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और मंथन किया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा देखने को मिला। गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर यह हंगामा हुआ है। कंप्यूटर कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। सेंटर पर तैनात कर्मी को लड़की ने थप्पड़ मारा। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ये बड़ी खबर आ रही है, हंगामे की खबर है और जयपुर से यह खबर आ रही है, जहां गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हुआ। कंप्यूटर कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप लग रहा है और आरोप लगा है एक लड़की पर, जिसने कर्मी को थप्पड़ मारा। फोन डिस्कनेक्ट। तो आपको बता दें, वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामे की खबर आ रही है। जयपुर से यह खबर है, गांधीनगर से, जहां कंप्यूटर कर्मी को एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया। ये पूरे हंगामे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जयपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त। देखिए किस कदर यहां पर भीड़ जमा हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर ये लोग पहुंचे हैं और यहां पर हंगामा देखने को मिला उस वक्त जब एक लड़की ने कंप्यूटर कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला, क्यों थप्पड़ लगाया या क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये गांधीनगर जो सीएचसी है संभवतः उस पर जो है वो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो है वो हंगामा हुआ है और स्लॉट बुक करने को लेकर ये हंगामा हुआ। यहाँ पर कुछ लाभार्थी पहुंचे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन जब
स्लॉट बुक नहीं था उनका, इस लिहाज से कंप्यूटर कर्मी ने जो है वो उन्हें ना कहा, तो उसके बाद जो है वो ये हंगामा जो है वो हो गया। क्या कुछ घटनाक्रम रहा है यहाँ पर? स्वास्थ्य कर्मी तमाम लोग मौजूद हैं, ये कंप्यूटर कर्मी, उनके साथ ये पूरा हादसा हुआ है। किस प्रकार की घटना हुई यहाँ पर? सर ये हुआ ये था कि हमारे पास क्या 150 जो 300 डोज दिए थे, जिसमें 45 प्लस वालों के लिए सेकंड डोज थी और 150 उनकी थी, और 150 है फ्रंट लाइन वर्कर हेल्थ वर्कर की, जिसमें 150 उनको लगानी है। और उन 150 में भी गवर्नमेंट ने पार्शल कर रखा है। 75 तो ऑन स्पॉट होगा और 75 क्या नाम से आपको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना है, और 75 का क्या नाम से ऑनलाइन स्लॉट लेके आना है। अब जो 75 ऑन स्पॉट की थी वो रजिस्ट्रेशन हो चुका था हमारे पास। अब वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बावजूद हमने जो इनका हो गया भाई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो हमने उनको मना किया कि सर हम अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्लॉट बुकिंग बंद हो गई है। अब उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हो सकता, हम आप काफ़ी देर से लाइन में लगे हैं। तो हमने बोला था कि सर हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जितने का हो सकता है उतना अगर कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ उन्होंने ये किया था कि क्या नाम से, जब उनको मना करा कि नहीं होगा, आप चाहो तो सीएमएचओ कंप्लेंट करना हो, तो एक लेडी थी वो गाली गलौज करने लग गई अंदर रूम में स्टाफ के साथ, ये है थोड़ा वो। तो मैं उस लेडी को थोड़ा सा धक्का दिया था कि गाली गलौज ना करें, तो उसके साथ जो बंदा था वो हाथापाई करने लग गया। बीच बचाव में सर हमने भी हाथापाई करी थी उनके साथ, क्योंकि उन्होंने क्या करना, हम पे हाथ उठाया था, हमारे स्टाफ पे हाथ उठाया था, इनके ऊपर हाथ उठाया था। ये मेरे साथ ये देखो मास्क वगैरह ये सारा तोड़ दिया, ये ईयरफोन तोड़ दिया पूरा का पूरा। तो उनको हम बाहर उनको लेते हुए बाहर आए थे। उनको शर्मा यहाँ पे हूँ, मेरे इनको बचाया तो मेरे खुद के नाखून उस लेडी आपके साथ भी? हाँ, मैंने इसको दोनों में लड़ाई हुई तो मैंने कहा बचाव तो करना ही है ना, इन दोनों का मामले को बढ़ाना नहीं है, मामले को सुलझाना है अपने को। तो मेरे और नाखून चुभ गए उसके। मेरे यहाँ तो ये सीसीटीवी के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर ये जो हंगामा हुआ था उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। और जो ये शख्स तस्वीरों में नजर आ रहा है वो जो है वो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर पहले हंगामा होता है और उसके बाद जो है वो मारपीट होती है। और एक नर्सिंग कर्मी के साथ आप मेडिकल ऑफिसर हैं, और किस प्रकार की घटना हुई, क्या इस बारे में आप शिकायत करने वाले हैं? बस हम तो बचाव के अंदर मैं लड़ाई शांत करना, चुप हो जाओ लगते शांत रहो लेकिन वो शांति नहीं हुई, वो अग्रेसिव हो गई। तो बीच बचाव में मेरे भी लग गई और हमारे स्टाफ के भी लग गई। तो आप इस मामले में अब क्या पुलिस में शिकायत करेंगे, किस प्रकार के उच्च अधिकारी को बताएंगे? उच्च अधिकारी को हमने फोन कर दिया, हमारे डॉक्टर झरवाल को फोन कर दिया। तो फिर तो झगड़े आपस में कुछ समझ में आई नहीं कुछ बात। तो इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो हुआ है और स्लॉट बुकिंग को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था। और जिसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताई जा रही ये महिला है जिन्होंने कंप्यूटर कर्मी के साथ जो है वो पहले दुर्व्यवहार किया और उसके बाद जो है वो ये बातचीत झगड़े तक पहुंच गई। तो ये पूरा घटनाक्रम चूंकि जब अब ये वक्त आ गया जब स्लॉट जो है वो ऑन द स्पॉट करने की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, इस लिहाज से बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं और जब उनका नंबर नहीं आता कहीं ना कहीं तो उनका आपा जो है वो खराब हो जाता है और लिहाज से फिर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो सामने आती है। स्वास्थ्य अधिकारी को तो जानकारी दे दी गई है, क्या आपसी समझाइश हुई है या फिर अब पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी? क्या उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, क्या फिर वो खुद ही चलेगा या फिर आप समझाइश के बाद? हमने मिलकर उनको बाहर करा और चैनल गेट पे ताला लगा दिया, पुलिस थाने को फोन करा, वो लोग आए, फिर हमने उनके आगे धमकी देने लग गए हमें, क्या इन लोगों को बाहर निकलो वो तो बाहर। तो इस प्रकार का घटनाक्रम में पुलिस भी यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो है वो दोनों जो शख्स थे वो पहले ही यहाँ से नदारद हो गए थे। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर हुआ है और ये सभी तब हो रहा है जब अब चूंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी नहीं आने पर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो अब शुरू हो चुकी है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जयपुर में गांधीनगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर यह हंगामा देखने को मिला जब एक लड़की ने कंप्यूटर कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। इसी बीच बड़ी खबर अब आपको बता दें, लॉकडाउन पर अपडेट आ सकता है। आज से लॉकडाउन में ढील मिल सकती है, इसकी खबर आ रही है। धार्मिक स्थल, सिनेमा घर आज से अनलॉक हो सकते हैं। साथ ही सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय पर बुलाना तय हो सकता है। सरकारी निजी कार्यालय पूरी क्षमता से काम करेंगे। दुकानें खोलने का समय 6 बजे तक हो सकता है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार की है जिसकी आज घोषणा की जा सकती है। सीएम अशोक गहलोत आज इसे मंजूरी दे सकते हैं। तो नई गाइडलाइन में क्या कुछ है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, थिएटर्स पर फैसला लिया जा सकता है, साथ ही दुकानों की समय सारणी में बढ़ोतरी की जा सकती है। लॉकडाउन में थोड़ी और ढील इन गाइडलाइंस में दी जा सकती है।
आपको बता दें, काफी समय से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की जा रही थी, मंदिर मस्जिदों को खोलने की मांग की जा रही थी और आज की गाइडलाइन में फैसला लिया जा सकता है। सीएम गहलोत इसको मंजूरी जरूर दे सकते हैं। तो वहीं आज जयपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होगी। बैठक में कोरोना की चुनौतियों में देश की सरकार की भूमिका पर चर्चा होनी है। इसको लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर मंथन होगा। आज बीजेपी कार्यसमिति की ये बैठक होनी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ इसमें रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कोरोना चुनौती में सरकार की भूमिका पर मंथन होगा। केंद्रीय योजना लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर भी मंथन होगा। एकजुटता का संदेश देने की इस बैठक के जरिए कोशिश होनी है। तो आपको बता दें, आज बीजेपी के लिए ये अहम बैठक होगी। पुष्कर के अंदर लोमहर्षक घटना घटित हुई है। एक मासूम सिर्फ 11 साल की बच्ची का पत्थर से कूट कर मार दिया जाना इस सरकार की कानून व्यवस्था पर तमाचा है। यह पहली घटना नहीं। दुर्भाग्य है कि राजस्थान रेपिस्तान बनता जा रहा है। राजस्थान बलात्कार की दृष्टि से पहली पायदान पर पहुंच रहा है। अपराधी और अपराध दोनों बेखौफ हैं। निश्चित तौर पर इस दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी त्रस्त है। हम लोग जब कहते थे तो मुख्यमंत्री जी को लगता है हम सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के परे भी जाएंगे तो ज़मीनी हकीकत इस किस्म की है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं उनका ईमान खत्म हो गया। इस तरीके की घटनाएं समाज को तो उद्वेलित करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गैरत और ईमान बचा होगा और पानी अब सर से ऊपर गुजर गया। क्या किया होगा इस सरकार ने, क्या सोचा होगा। इतनी पुअर पुलिसिंग और इतनी बदनीयती के साथ जब कोई शासन चलता है तो मुझे लगता है कि एक तरीके से इससे ज़्यादा जघन्य कोई बात होगी नहीं कि अपनी जिम्मेवारी से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बच नहीं सकते। हमारे राजस्थान के प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी भाई साहब भी यहाँ पर आज हमको सबको मार्गदर्शन देंगे और उसके बाद ही आगे की जो कार्य योजना है उसकी जानकारी भी मिलेगी। रहे हैं कार्यसमिति की बैठक होनी है और इस दौरान जो भी नेता पहुंचे उन्होंने हाल ही में जो पुष्कर में वारदात को अंजाम दिया गया, 11 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात हुई, उसको लेकर भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और नेता लगातार प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं जयपुर से। बाबूलाल, कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये बैठक शुरू होनी है? जी, बैठक शुरू हो गई है और प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। जी, इस भाजपा की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सेमी वर्चुअल तरीके से बैठक शुरू होने जा रही है और जिलों से तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के वो भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे बाबूलाल? जी, अभी जो वर्तमान के राजनीतिक हालात है उनको लेकर के पार्टी में आज दिन भर चर्चा का दौर रहेगा। खास तौर से जो मोदी सरकार ने जो उपलब्धि हासिल करी है कोरोना वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर के आम जनता तक बीजेपी पहुंचेगी। राजस्थान समस्याएं हैं उनको लेकर के भी पार्टी की ओर से जाएगी कि किस तरह से किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए उनके बीच किया है किसानों को। तो इसके अलावा बेरोजगारी का जो मसला है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के चर्चा। लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं एक सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा किया जाए। तो उसको लेकर के आने वाले दिनों में धरने प्रदर्शन जो है उनको उसको लेकर के भी पार्टी चर्चा करेगी। साथ ही जो मैं बता रहा था कि जो मोदी सरकार की उपलब्धियां उसके ऊपर एक खास सत्र होने जा रहा है जिसको भूपेंद्र यादव एड्रेस करेंगे।
और वो बताएंगे कि आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए रखने के लिए उन योजनाओं का, उन उपलब्धियों का जिक्र किया जाए जिससे आम मतदाता जो है पार्टी के प्रति और सकारात्मक रूप से। बाबूलाल, ये कार्यसमिति की बैठक उस वक्त हो रही है जब अंदरूनी गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं बीजेपी में, तो क्या ये बैठक इस गुटबाजी को छिपाने के लिए या फिर ये बताने के लिए की जा रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और बीजेपी में एकता अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल, और इसका जवाब पार्टी ने कल ही देने की कोशिश की। कल अरुण सिंह आ गए थे, उनके कई कार्यक्रम थे दिन भर, तो उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि बीजेपी में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनको पार्टी अभी से आगे कर दे, तो उनका यही कहना था कि पार्टी में ना तो नेता तय करते हैं खुद और ना ही समर्थक तय दबाव बनवा करके तय करा सकते हैं। पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है चुनाव होने के बाद कि आखिर सीएम किसे बनाया जाएगा। तो फिलहाल जो तमाम जो अफवाहें चलती हैं, नेताओं की ओर से दबाव बनाया जाता है कि ये सीएम का चेहरा, वो सीएम का चेहरा, तो उनको विराम देने की पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने कल कोशिश की, जवाब भी दिया उन्होंने, ताकि आज सवाल ना उठे, आज मीडिया वाले उनसे ना पूछें। तो प्रदेश कार्य समिति में जो इसका मैसेज है आम कार्यकर्ता तक वो पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। और आज जो है कोई भी नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा। राजस्थान में इस पर चर्चा है, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको आम जनता के बीच में ले जाने की चर्चा हो रही है। और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बीजेपी के नेता अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आज चर्चा करेंगे, दिन भर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आम मतदाता तक जिस तरह से माहौल बन रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है मोदी सरकार के खिलाफ, उनका ग्राफ कहीं गिर रहा है, तो उसको सामने की एक अवैध जो है वो शुरू की जाएगी। और ये जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दिनों से बाद हो रही है और इस बैठक में पहले काफी चीजें पिछले 1-2 महीने से जिक्र यही चल रहा है पूरे राजस्थान में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वसुंधरा समर्थक दबाव बना रहे हैं, उनके समर्थकों की ओर से वसुंधरा जन रसोई चल रही है जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें नहीं है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टों में वसुंधरा राजे के चित्र भी हुआ करते थे, उन्हें हटा दिया गया है। तो इसको लेकर के बहुत सारा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विभिन्न धड़ों में बटे हुए थे। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधा प्रसारण दिखाते हैं। The purpose of this white paper is not to finger point at the government. The purpose of this white paper is to help the nation prepare for the third wave that is going to come. It is pretty clear that the management of the first wave and the management of the second wave was disastrous. There were some central reasons as to why it was disastrous. We have tried to point out those reasons in our white paper. This is a blueprint on how to react to the third wave which is going to come. It is our intention to provide the government with information and insights on what went wrong. It is pretty clear that the third wave is coming. And I would even go so far to say that you might even have waves after the third wave, because this virus is continuously mutating and changing form, as I said in my last press conference, and as I've been saying from the beginning. So it is important that the government prepares itself for what is going to come. What does it mean to prepare itself? It means have the infrastructure ready, which was not ready in the first and second wave. It means have the oxygen supply that will be required ready. It means have the medicines required ready. The central pillar of fighting COVID is vaccination. And I will have comments to make when you ask me questions on vaccination strategy, but it is very important that we aggressively do vaccinations and cross this bridge of 100% vaccination as soon as possible, because that is the only protection. So I now welcome your questions. Thank you, sir. Before we take questions, sir, we will also like to know from you, maybe hear from you, sir, very briefly, as to where lies the future, sir,
and what steps really the government of India take to ameliorate the existing pain, and then sir we'll take questions. We've had this white paper is a discussion that has taken place within the Congress structure, and we've had discussions with the experts, and we have basically developed 4 pillars. One pillar, of course, is the idea of understanding exactly what went wrong, which is the foundation of the white paper. And our suggestion there is to have a commission that looks into some of the shortcomings so we can correct them. Second pillar, as I've already said, is preparation for the third wave, which includes developing the critical infrastructure, which includes oxygen, which includes these other elements. Third pillar, again that we've been repeating again and again and again, is the idea of an economic assistance package. COVID is not just a biological phenomenon, it is also an economic and social phenomenon. And that is why we have to make sure that the poorest people, the weakest people, small and medium businesses are provided the support that they need to get through. And the fourth and final element is a COVID compensation fund, where we give money to people who have lost loved ones, where we commit to them support of the Indian nation and say that, look, we stand with you in this difficult time. Randeep ji, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है. हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले हैं. पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले. जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए, और बिना कोई कारण डेथ ना हो. जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो. दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है. और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है. हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है. अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं. और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए. जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए. तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं. Thank you, sir. We'll start questions one by one. Please keep raising your hands. I can see, and then we'll keep going to each one of you. Can we start with the PTI, Mr. Sanjeev? Thank you, Randeep. Namaskar, Rahul ji. Namaskar. Rahul ji, experts are saying that the third wave of coronavirus infections is likely to hit India by October. And there have been record 84 lakh vaccinations yesterday. But some opposition states are still starving for the vaccine. Do you think the government has the wherewithal to sustain this current pace of vaccination that has started yesterday, considering that only 5% of the adult population of the country is vaccinated currently, leaving millions vulnerable to infections and deaths? And I would also like to add, since it is a very
active political. It's a day of hectic political activity in the capital. You know, Mr. Sharad Pawar has convened a meeting of a number of opposition leaders and people. So I would just like if you could react on that also. My request. Okay, on the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion, and I'm happy to talk to you at that time. With regards to vaccination, vaccination is really the only answer that we have to COVID. It is the central pillar of our strategy. Yes, good work has happened yesterday, but this is not a series of events. This is a process. And we have a humongous task in front of us. We have to diligently do this task. We have to make sure that this task is done. The government has to do that. And it has to make this process work, not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one, where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. This is what is required. These are the volunteers that need to be trained. And we think about it as a mission. I think that is what my advice would be to the government. Thank you, sir. I will only take the liberty of adding one line, sir, just for the knowledge of our friends here, that we are very happy with the 80 lakh vaccination per day. Highest vaccination record in this country has been 17 crore vaccinations in a single day for pulse polio on February 19, 2012. Of course, then the Prime Minister Dr. Manmohan Singh did not put up his posters. That is the only marked distinction. Coming, sir, to the next one point that I would like to make is, फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।